मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बिल नाम का एक लड़का अपने छोटे भाई के लिए एक कागज की कश्ती बनाता है। इस दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए इसका छोटा भाई जिसका नाम जॉर्जी है वो कश्ती लेकर बाहर खेलने चला जाता है। जॉर्जी जब कागज की कश्ती से खेल रहा होता है तब वो कश्ती बहते बहते एक ड्रेन में गिर जाती है। जब वो कश्ती लेने ड्रेन के पास जाता है तब वो देखता है कि कश्ती पेनी वॉइस के हाथ में है। पेनी वॉइस पहले जॉर्जी से नरमी से बात करता है और उसे बुलाता है। वो कहता है, क्या ये कश्ती तुम्हारी है जॉर्जी? जॉर्जी कहता है, हाँ ये मेरी कश्ती है। पेनी वॉइस फिर उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो हाथ बढ़ाकर कश्ती ले सकता है। जैसे ही जॉर्जी हाथ बढ़ाकर कश्ती लेने की कोशिश करता है पेनी वॉइस उसके हाथ को काट लेता है। इस हमले के नतीजे में जॉर्जी का हाथ उसके जिस्म से अलग हो जाता है। इसके बाद जॉर्जी के फैमिली मेम्बर जब उसे तलाश नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि शायद वो बारिश में खेलते हुए किसी ट्रेन में गिरकर मर गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी शहर के एक स्कूल में बिल और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। क्योंकि इस दिन से उनके समर वेकेशन शुरू हो रही होती है, वो सब काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन बिल को देखकर लग रहा होता है कि वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसे अपने भाई का नाम मिलना बहुत परेशान कर रहा होता है। जब वो सब बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तब वहाँ हेनरी नाम का एक बुली आकर उन्हें तंग करने लगता है। ये लड़का हमेशा उन्हें परेशान करता था। जब सब घर वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को तलाश करने आई है। खैर, स्कूल से घर आने के बाद जब बिल की माँ को पता चलता है कि बिल अकेला अपने छोटे भाई को तलाश करने निकला है तो वो उसे बहुत डांटती है। वो कहती है, मैं वैसे ही अपने एक बेटे को खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। बिल अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसके ख्याल में इसका भाई अभी भी जिंदा है, क्योंकि एक ड्रेन के पास इसे वही कागज़ की कश्ती मिली थी जो उसने अपने भाई को दी थी। बिल के मुताबिक इसका भाई ड्रेन से बहते बहते उन जगहों तक जा पहुंचा होगा जहां सारे ड्रेन आपस में जुड़ते हैं। इसकी ये बात सुनकर बिल का बाप कहता है कि जॉर्जी को पुलिस ढूंढ निकालेगी और वो इसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद अगर वो अकेला घर से निकला तो उसकी खैर नहीं। खैर, अगले सीन में हम बिल के दोस्त माइक को देखते हैं। जब माइक अपने घर का डस्टबिन गैराज में फेंकने जाता है तो उसे दूर से कुछ अजीब आवाज़ आती है। माइक इन आवाज़ों का पीछा करता है और जब वो एक दरवाजे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि दरवाजे के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही माइक दरवाजे के करीब जाता है अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। माइक को वहाँ कमरे के अंदर पेनी वॉइस का शैडो दिखाई देता है। जब पेनी वॉइस माइक को देखता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम एडी को देखते हैं जो बिल का एक और दोस्त है। बचपन से एडी पेंटिंग से बहुत डरता आया था। जब एडी इस पेंटिंग के करीब जाता है तो पेंटिंग से एक मॉन्स्टर निकलता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। पेनी वॉइस ने अपना रूप बदलकर एडी को डराया था। एडी किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल अपने दोस्तों के साथ अपने भाई के मिसिंग पोस्टर बांट रहा होता है। जब वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पोस्टर लगा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ जॉर्जी ही गायब नहीं हुआ, बल्कि इस शहर से और भी बहुत से बच्चे गायब हो चुके हैं। इधर बिल का दोस्त बैन एक लाइब्रेरी में होता है। जब वो एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें बताया गया होता है कि इस शहर से कई बच्चे गायब हो चुके हैं। जब बैन इस बुक को गौर से पढ़ रहा होता है तो उसे अपने पीछे एक अजीब किस्म का रेड बैलून दिखाई देता है। ये बैलून सिर्फ बैन को ही नज़र आ रहा होता है। जब बैन इस बैलून को फॉलो करते हुए हॉल रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं। बैन उन बॉल का पीछा करते करते लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड में चला जाता है, जहाँ इस पर हमला करने के लिए एक हेडलेस बॉडी उसके पीछे आ जाती है। एडी की तरह बैन के साथ भी ये सब कुछ पेनी वॉइस ही कर रहा होता है, क्योंकि पेनी वॉइस दरअसल उनके डर को अपनी ताकत बनाता है। बैन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर जंगल के अंदर चला जाता है और हेनरी भी एक दरिंदे की तरह इसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ बिल अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने दिल का शक दूर करने के लिए उन ड्रेन्स के आखिरी सिरे तक पहुंचता है। वहां जाकर बिल को अपने जितने भी उम्र के टीन एजर्स होते हैं उनके कपड़े और जूते मिलते हैं। इधर बैन बगैर जाने
हेनरी से बचता हुआ किसी तरह वहां पहुंच जाता है। बिल जब बेन की यह हालत देखता है तो वो फौरन अपने दोस्तों के साथ बेन के पास दौड़कर जाता है। बेन की हालत देखकर बिल समझ जाता है कि इस सब के पीछे हेनरी का हाथ है। तो जो भी हो, तो वो सब मिलकर बेन को इलाज के लिए ले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हेनरी का एक और दोस्त बेन को ढूंढता हुआ वहां आता है। जब वो टनल के आस पास बेन को ढूंढ रहा होता है तो वो टनल के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनता है। वो सोचता है कि शायद बेन उसे देखकर डर गया है और टनल के अंदर छुप गया है। जब वो एक लाइट जलाता है और अंदर दाखिल होकर बेन को ढूंढता है तो उस अंदर से बेन की आवाज़ सुनाई देती है कि मैं यहाँ हूँ, और वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जो वो देखता है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो देखता है कि अंदर से 4-5 इंसान जैसी दिखने वाली कुछ अजीब बलाएं उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रही हैं। देख कर वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और कुछ आगे जाकर उसे पता चलता है कि सामने का रास्ता बंद है। वो जब डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक और बैलून नज़र आता है। बैलून आहिस्ता आहिस्ता के करीब आ रहा होता है और फिर फट जाता है और उसके पीछे एक जोकर पेनी वाइज खड़ा होता है। पेनी वाइज बिजली की रफ्तार से आकर उसे निगल जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल और उसके दोस्त बेन की मदद के लिए एक सोफ़ा शॉप जाते हैं और वहाँ से मेडकिट खरीदने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी दवाई लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब ये दवाएं कैसे ली जाएं। तभी उनकी क्लास फेलो बेवर्ली वहाँ आ जाती है। जब वो बेवर्ली को बेन की हालत के बारे में सब कुछ बताते हैं तो वो उनकी मदद करती है। उनके दोस्त दौड़कर भाग जाते हैं और बेवर्ली भी मौका देखकर दवाएं लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो दवाएं लेकर आते हैं और बेन को इलाज दे रहे होते हैं तब बेवर्ली भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। बेवर्ली को देखते ही बिल हकलाते हुए बात करता है, जिससे पता चलता है कि बिल दिल ही दिल में बेवर्ली को पसंद करता है। तो जो भी हो, जब रिची बेन के बैग से एक हिस्ट्री बुक निकाल कर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये किताब इस शहर में होने वाले तमाम सच्ची स्टोरीज पर बनाई गई है। रिची जब बेन से पूछता है कि क्या इस किताब में लिखी हुई सब बातें सच हैं, तो बेन कहता है कि 100% ये सब कुछ सच है और इसके पास अपने घर में इसके कई प्रूफ्स भी हैं। बेन की बातें सुनने के बाद सब दोस्त इसके घर जाते हैं ताकि वो प्रूफ देख सकें। बेन उन्हें एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कई साल पहले यहाँ हंटर्स का एक ग्रुप शिकार के लिए आया था। उस वक्त यहाँ हर तरफ हिरन मिलते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यहाँ एक टाउन बनाया जाएगा। लेकिन फिर वहाँ लोग गायब होने लगे और सिर्फ 2-3 दिनों में सबके सब गायब हो गए। जब उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें ढूंढने आते हैं तो सिर्फ खून में लथपथ कपड़े मिलते हैं। बेन बताता है कि इस वाक़ये के 27 साल बाद इस शहर में फिर बहुत सारी ऐसी ही स्टोरी सुनने में आने लगी जैसे कि आजकल हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज बिल का भाई गायब हुआ है, वैसे ही 27 साल पहले भी बच्चे और कुछ बड़े लोग गायब हुए थे, मगर बच्चों की तादाद तब भी ज़्यादा थी और अब 27 साल बाद भी वही कहानियाँ फिर से हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो भी ये सब कर रहा है वो 27 साल बाद वापस आता है। बेन की बातें सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। जब सब दोस्त अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तब एडी एक ब्रोकन हाउस के पास से गुजर कर घर जा रहा होता है। जब एडी इस टूटी हुई इमारत के सामने पहुंचता है तब अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और कोई अंदर से उसे नाम लेकर बुलाता है। ये सुनकर एडी के हाथ से दवाइयाँ गिर जाती हैं। जब वो उन्हें उठा रहा होता है तब अचानक वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और एडी अपनी जान बचाने के लिए घर के पिछवाड़े की तरफ दौड़ जाता है। जब एडी वहाँ से भाग रहा था तो उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ इसकी तरफ तेज़ी से आ रहा हो। एडी किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बेवर्ली को। जब वो अपने घर आती है तो इसका बाप इसके साथ वेird बर्ताव करता है। इसके बाप के बिहेवियर से ऐसा लग रहा होता है जैसे बेवर्ली इसकी बेटी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हो। वो बुरी नीयत से बेवर्ली के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छूने लगता है। जब बेवर्ली वॉशरूम में जाती है तो उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो अपने बाप के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसका बाप जिस जगह बेवर्ली के बालों को छूता है बेवर्ली गुस्से में आकर वो बाल काट देती है। जब बेवर्ली फ्लश कर रही होती है और बाथरूम में बैठकर रो रही होती है तब अचानक उसे बेसन के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं। बेवर्ली सुनती है कि कोई उसका नाम लेकर
बेसन के अंदर से उसे बुला रहा है, ये चेक करने के लिए कि बेसन में क्या है। बेवर्ली एक मेजरमेंट टेप लेकर बेसन के अंदर डालती है। तब बेवर्ली देखती है कि इसकी टेप के साथ इसके बाल और बहुत सा खून लगा हुआ है। जब बेवर्ली इस चीज़ को गौर से देख रही होती है, उसी वक्त बेसन के अंदर से बालों जैसे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलकर बेवर्ली को लपेट लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेसन के अंदर खींचने लगती हैं। कुछ लम्हे बाद बेसन के अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है। पूरा कमरा खून से भर जाता है। ये सब देखकर बेवर्ली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। इसकी चीख सुनकर इसका बाप आता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस रूम में तो तुम्हारे अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तब बेवर्ली समझती है कि वो खून सिर्फ उसे ही नज़र आ रहा है। जब बेवर्ली सारी बात बिल और इसके दोस्तों को बताती है तो बेवर्ली की मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद वो सब भी वही खून देख पाते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बच्चों को ही दिखाई देता है। वो सब मिलकर बेवर्ली के बाथरूम से खून साफ करते हैं और वे बैन के घर जाते हैं ताकि उस मामले पर मज़ीद रिसर्च कर सकें। बैन तब उन्हें अपने गैराज में ले जाता है और शहर की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरों के साथ वो लोग प्रोजेक्टर के ज़रिए शहर का नक्शा देखते हैं। तब वो शहर के तमाम ड्रेन्स के कनेक्शन पॉइंट को तलाश करते हैं और तब पता चलता है कि वो सब हॉन्टेड हाउस के नीचे है। तब वो सब 100% श्योर हो जाते हैं कि सारी प्रॉब्लम उसी घर से आ रही है। जब वो मैप को गौर से देख रहे होते हैं, अचानक प्रोजेक्टर से खुद ब खुद तस्वीरें बदलने लगती हैं। एक वक्त पर वहाँ पर जोकर की तस्वीर आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो जोकर प्रोजेक्टर से बाहर निकल आता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे लग जाता है। वो जोकर तकरीबन उन्हें मार ही देता, लेकिन किसी तरह गैराज शटर खुल जाता है और वो सब वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वो इसके साथ हंटेड हाउस चलें, लेकिन कोई भी बिल के साथ जाने पर राज़ी नहीं होता। रिची बिल से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तो जाओ इस घर में और बाहर मत आना। इस पर बेवर्ली के अलावा सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। बिल तब समझ जाता है कि इसके ये दोस्त हमेशा के लिए फट्टू ही रहेंगे। बैन और बेवर्ली को बाहर छोड़कर बिल, एडी और रिची अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि इस घर में कई सालों से कोई नहीं आया। तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। तब अचानक एडी पीछे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनता है। जब एडी उन आवाज़ों का पीछा करता है, दूसरी तरफ बिल और रिची आगे बढ़ते हैं। एक मौके पर बिल, रिची और एडी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इस कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही रिची को पीछे से कोई इसका नाम लेकर बुला रहा होता है। आवाज़ का पीछे करते करते रिची एक कमरे में जाता है और वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। रिची वहाँ एक डॉल के पीछे कुछ छुपा हुआ देखता है, लेकिन जब रिची वहाँ जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। रिची जब एक पुराना बॉक्स खोलता है तो देखता है कि इसकी जैसी एक डॉल मौजूद है जिसे कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर रिची बहुत डर जाता है। जब वो किसी भी कीमत पर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पेनीवाइज जोकर आ जाता है। जोकर इसके करीब आकर उसे खाने के लिए बढ़ता है और तकरीबन उसे मार ही देता है। लेकिन बिल्कुल मारने से चंद सेकंड पहले बिल वो दरवाज़ा खोल देता है और रिची को वहाँ से बचा लेता है। फिर एक अलमारी के अंदर से वो जोकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है। फिर वो एडी के पास जाता है और उसे डराने लगता है। वो एडी से कहता है कि तुम जितना डरोगे मेरी पावर उतनी बढ़ जाएगी। एडी की चीख सुनकर वहाँ बिल और रिची भी पहुँच जाते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो जोकर को रोक नहीं पाते। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जोकर तकरीबन एडी को खा लेता, लेकिन उसी वक्त बेवर्ली वहाँ आकर एक रॉड उस जोकर के सर में घुसा देती है। जब जोकर को लगता है कि वो अकेला उन सबका सामना नहीं कर सकता तो वो वहाँ से भाग जाता है। बिल भी उसे फॉलो करता है ताकि देख सके कि वो कहाँ जा रहा है। फिर बिल देखता है कि जोकर एक कुएं के अंदर उतर गया है। बिल को तब अंदाज़ा होता है कि जोकर इसी कुएं में रहता है। खैर, एडी की हालत बहुत ख़राब होती है। वो सब एडी को इसके घर ले आते हैं। एडी की हालत देखकर उसकी मॉम बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वो सब पर चीखने लगती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी की हालत के ज़िम्मेदार तुम लोग हो, मैं तुम सब पर केस करूँगी। ये कहकर वो एडी को हॉस्पिटल ले जाती है। एडी की माँ के जाने के बाद बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वो ऑपरेशन पर जाना चाहता है। ये सुनकर रिची इस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई अब भी ज़िंदा है तो तुम बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहे हो।
वो जोकर तुम्हारे भाई को खा चुका है। ये बात सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आता है और वो रिची को मारने लगता है। मारने के दौरान बिल कहता है, मुझे यकीन है कि मेरा भाई जिंदा है। चाहे तुम लोग मेरे साथ आओ या ना आओ, मैं जाकर उसे ढूंढ लाऊंगा। रिची को मारने के बाद सब दोस्त नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद के सीन में हम हेनरी को देखते हैं। हेनरी अपने बाप की गन लेकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। वो एक बिल्ली को मारने ही वाला होता है कि हेनरी का बाप आ जाता है और उसे बहुत डांटता है। गुस्से में वो हेनरी के कदमों के पास गन फायर करता है, जिससे हेनरी बहुत डर जाता है। गुस्से और शर्मिंदगी में हेनरी अपने घर के बाहर बैठा होता है जब वो मेल बॉक्स के पास एक लाल रंग का बैलून देखता है। जब वो मेल बॉक्स खोलता है तो उसे गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसमें उसके लिए स्विच गियर होता है। जैसे ही हेनरी उसे हाथ में लेता है, जोकर आकर उसके कान में कहता है, अपने बाप को मार दो। जोकर मुकम्मल तौर पर हेनरी को अपने काबू में कर लेता है और हेनरी घर जाकर अपने बाप को कत्ल कर देता है। उसके बाद पेनीवाइज हेनरी को कहता है कि अब जाकर बिल और इसके तमाम दोस्तों को भी मार दो। अगले सीन में हम बेवर्ली को देखते हैं जो घर से निकल रही होती है। इसका बाप उसे रोक कर कहता है कि मेरे पास आओ। जब वो उसके पास आती है तो वो पूछता है कि कहाँ जा रही हो। बेवर्ली कहती है, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। इसका बाप फिर बेवर्ली के मिले कमरे से एक लव लेटर निकाल कर कहता है, क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो। बेवर्ली झूठ बोलती है और कहती है, नहीं, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। लेकिन इसके बाप को शक हो जाता है और वो गुस्से में बेवर्ली पर हमला करता है ताकि उसका रेप कर सके। बेवर्ली फौरन बाथरूम में जाकर छुप जाती है और मौका पाकर अपने बाप के सर पर हमला कर देती है, जिससे वो सेंसलेस हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, जोकर वहाँ आ जाता है और बेवर्ली को अगवा करके ले जाता है। इधर जब बिल को पता चलता है कि जोकर ने बेवर्ली को अगवा कर लिया है, तो वो फौरन अपने दोस्तों को फ़ोन करके बता देता है। रिची जब सुनता है कि बेवर्ली खतरे में है तो वो अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता और सब दोस्त बेवर्ली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब की बार वो पूरी तैयारी के साथ जोकर से लड़ने इसके घर में पहुंचते हैं। वो सब एक रस्सी के ज़रिए वैलन के अंदर उतरने लगते हैं। एक एक करके बिल, एडी और रिची नीचे उतर जाते हैं। अब माइक नीचे उतरने ही वाला होता है कि अचानक हेनरी आ जाता है। हेनरी आकर माइक के सर पर वार करता है और रस्सी को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर जब हेनरी माइक को मारने आता है तो दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान माइक हेनरी को वेल में गिरा देता है, जिससे हेनरी नीचे गिरकर मर जाता है। फिर माइक भी रस्सी के ज़रिए नीचे आता है। अब सब मिलकर एक तंग रास्ते से आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे जाने के बाद बिल का एक दोस्त सुनता है कि कोई इसे नाम लेकर बुला रहा है। जब वो आवाज़ का पीछा करते हुए आगे जाते हैं तो अचानक वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और एडी की चीज़ें सुनकर बिल और उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि मॉन्स्टर एडी को तकरीबन खाने वाला होता है। वो सब वहाँ पहुँचने के बाद वो सब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, मॉन्स्टर एडी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बिल फिर देखता है कि मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। बिल इस मॉन्स्टर का पीछा करता रहता है। मॉन्स्टर का पीछा करते करते बिल एक टनल के कनेक्शन तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि मॉन्स्टर ने बेवर्ली को हवा में लटका रखा है और जब बिल ऊपर देखता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर ने सैकड़ों बच्चों की डेड बॉडीज़ को हवा में लटका रखा है। ये सब देखकर बिल का गला खुश्क हो जाता है। बिल जब ऊपर देख रहा होता है, अचानक उसे अपने छोटे भाई जॉर्जी की आवाज़ आती है। आवाज़ का पीछा करते हुए बिल जॉर्जी को सामने देखता है, जो रोते हुए बिल से कहता है कि वो बहुत अरसे से वहाँ कैद है और वो जानता है कि बिल उसे इस नरक से निकालने के लिए आएगा। जॉर्जी कहता है कि मॉन्स्टर इसका हाथ खा चुका है और बिल्कुल जल्दी से वहाँ से उसे निकालना होगा। इस दौरान बिल के दोस्त बिल को तलाश करते हुए उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उन्हें सैकड़ों डेड बॉडीज़ मिलती हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर वो सब बेवर्ली को नीचे उतारने के लिए वो सब ऊपर देखते हैं। बिल कहता है कि वो जानता है कि बेवर्ली बहुत तकलीफ़ में है। इधर बिल जॉर्जी के सर पर गोली मार देता है क्योंकि वो जानता है कि वो हकीकत में मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर जॉर्जी की शक्ल तब्दील करके अपनी असल शक्ल में आ जाता है। मॉन्स्टर फिर उन सबको मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है। वो सब मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं मार पाते। एक वक्त आता है जब मॉन्स्टर बिल को पकड़ लेता है और बिल के दोस्तों से कहता है कि उसके 27 साल नींद का वक्त आ रहा है, इसलिए वो एक डील करता है। अगर वो बिल को दे दें
तो वो बस बिल को खाकर नींद में चला जाएगा। ये सुनकर बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो इन सबको इस मुसीबत में डालने का जिम्मेदार है। रिची गुस्से में आकर कहता है कि उसने बार बार बिल को मना किया था, लेकिन वो नहीं सुनता। वो कहता है कि अब जब हम सब यहाँ हैं तो हम सब मिलकर वापस जाएंगे। वो सब मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं और कहते हैं कि अगर वो उन्हें डरा नहीं पाएगा तो वो हमें नहीं मार सकता, क्योंकि बेवर्ली उससे नहीं डरी थी, इसलिए वो बेवर्ली को नहीं मार सका। और वो जोकर को डरा रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जोकर अपनी ताकत खो देता है और बहुत छोटा हो जाता है। फिर बिल जोकर को कुएं के करीब ले जाकर उस कुएं में गिरा देता है। जैसे ही जोकर नीचे गिरता है वो हवा में गायब हो जाता है। फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सब दोस्त एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बिल फिर एक शीशे की बोतल तोड़कर सबके सामने जाता है और कहता है कि वो वादा करता है कि अगर कभी जोकर वापस आता है तो वो फिर वापस आएंगे। फिर वो अपना हाथ काट कर एक दूसरे से वादा करते हैं। सबके जाने के बाद बेवर्ली भी जा रही होती है। बिल उसके पास दौड़कर आता है और उसे किस करता है। बेवर्ली बिल से कहती है कि वो यकीनन दोबारा वापस आएगा और इसके साथ पार्ट 2 के आने का इशारा देती है। ये फिल्म यहाँ ख़त्म होती है और 2009 में इसका पार्ट 2 रिलीज़ होता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं।